बच्चों आज हम लोग क्लास 11th की शुरुआत कर रहे हैं। सामान्य तौर पर जब भी क्लासेस शुरू होती हैं वो तो ऑफलाइन क्लासेस ही होती हैं जहां पर बच्चे टीचर से इंटरेक्ट करते हैं किसी क्लासरूम के अंदर आफ्टर एडमिशन। ओके, लेकिन यहां पर मजबूरन कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को मोबाइल के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट होना पड़ रहा है, यानी कि हम लोगों को अपने क्लास ऑनलाइन माध्यम से शुरू करना पड़ रहा है। बच्चों यहां पर मैंने एक शब्द मजबूरन वर्ड का इस्तेमाल किया था, वो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कभी भी किसी भी हालात में ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत और उसकी बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वो पर्सनल इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच नहीं बन पाता है जो कि ऑफलाइन क्लासेस में होती है। यहां पर मैं पहले ही वीडियो में इस बात को बोलकर आप लोगों को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, बस आप लोगों को तैयार कर रहा हूं कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी उसी बेनिफिट को हासिल कर सको जो कि ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों को मिलता है। वो कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात आप लोग सोचो कि ऑफलाइन क्लासेस में जब क्लास चल रहा होता है तो आप लोग अगर बोर भी हो रहे होते हो तो क्या टीचर को म्यूट कर सकते हो या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो वीडियो को। तो लेकिन यहां पर ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादातर बच्चे यही गलतियां करते हैं, जिस वजह से वो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके भी वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। बस उन लोगों के मन में रहता है कि उन लोगों ने काम करा लेकिन बेनिफिट कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चों यहां सबसे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को 2-3 बातों से सचेत कर देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग दिन के किसी नियत समय में मेरे वीडियो को देखोगे और वो समय इवन किसी ऑड कंडीशन में भी नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि आप लोग सुबह में 9 से 10 मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सुबह में 9 से 10 अगले वीडियो को भी देखोगे। दूसरा काम आप लोग ये करोगे कि वीडियो देखने के दौरान आप लोग बाकी चीजों से इंटरेक्ट नहीं होगे, मतलब डिस्टर्ब नहीं होगे। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि एक कमरा बंद करके आप लोग बाकी घर के सदस्यों को भी बोल दो कि मुझे वीडियो देखने के दौरान परेशान ना करें और किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करें। तीसरा काम आप लोगों को करना है कि वीडियो देखने के दौरान कभी भी इसे पॉज ना करें, कभी भी इसे म्यूट ना करें और वीडियो को हमेशा हाई क्वालिटी में देखने की कोशिश करें। फ्रॉम द बटन राइट हियर प्रेजेंट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, यहां पर एक बटन आता है जहां पर क्वालिटी का ऑप्शन होता है, वहां पर क्वालिटी को मैक्सिमम पिक्सल्स में आप लोग कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ही वीडियो को देखो। अदरवाइज बोर्ड पर जो कुछ लिखा हुआ है वो आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज नहीं होगा। और चौथी बात तो ये है कि आप लोग हमेशा वीडियो को कलर्ड पेन और फेयर कॉपी के साथ ही लेकर देखो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो में कुछ बातों को नोट करवा रहा हूं तो आप लोग उसी वक्त उन बातों को फेयर कॉपी में, फेयर मोड में नोट करते चले जाओ। तो नमस्कार बच्चों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री क्लास 11th में क्या क्या सिलेबस होता है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोगों का सिलेबस भी माना जाता है, जो प्राइमरी बुक होता है। और दूसरा, केमिस्ट्री को हम लोग कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और हम लोग कौन कौन से बुक को प्रीफर करते हैं ड्यूरिंग द ईयर अपने प्रिपरेशन को आईआईटी से ही या फिर नीट के लेवल तक ले जाने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सिलेबस की बात करें तो केमिस्ट्री के सिलेबस को 3 हिस्से में बांटा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट होता है। यहां पर आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल स्किल भी डेवलप करना होता है, जो कि सबसे आसान होता है इस मामले में, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो वो लाइफ के किसी भी एरा में आप लोग उससे संबंधित क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और परफेक्टली बना सकते हो। और साथ ही साथ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। क्लास 11th और 12th के सिलेबस को अगर हम लोग मिला दें और यहां पर आप लोगों को रिमेंबर करना तो होगा, याद करना तो होगा, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हो तो याद तो कर ही नहीं सकते हो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। यानी कि आप लोगों को याद करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन तब जब आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो चुका होगा। तीसरा हिस्सा जो होता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन ये बोरिंग है नहीं। बोरिंग इस वजह से लगता है क्योंकि वो बच्चे
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद नहीं करना चाहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड हिस्सा होता है केमिस्ट्री का, जिसमें कि बहुत सारी थ्योरीज रहते हैं और उन थ्योरीज को आप लोग अच्छे से याद अगर कर लेते हो तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा भी बहुत ही आसान हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम लोग दो तरह से बांटते हैं, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जिसमें चीजों को आप लोगों को अच्छे से समझना होता है, और एक थ्योरी बेस्ड हम लोग बोल देते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट बेस्ड कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें थ्योरी नहीं है, वहां पर भी थ्योरी है, यहां भी थ्योरी है, लेकिन यहां पर समझने जैसा बहुत कुछ होता नहीं है, यहां पर समझने जैसा पूरा का पूरा चीज होता है। ओके स्टूडेंट, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करें तो इन तीनों में मैं तो मानूंगा सबसे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग नीट या फिर आईआईटी के एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर एक्सपर्ट का राय ये रहता है कि सबसे पहले आप लोगों को केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि केमिस्ट्री सबसे कम समय लेता है, जिस वजह से आप लोगों का जो बाकी समय बचेगा तो वो बाकी के सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स और मैथ्स में या फिर फिजिक्स और बायोलॉजी में आप लोग यूज कर सकते हो। अब केमिस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे कम समय जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लेता है, क्योंकि ये याद करने वाला थ्योरेटिकल पार्ट है। तो वाजिब है, अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान रहे हो तो आप लोग उसे अटेम्प्ट करो या फिर बढ़ते चले जाओ, तो आप लोगों का समय बचता है, चाहे आप क्वेश्चन बना पाओ या फिर नहीं बना पाओ। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री है, वहां पर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग क्वेश्चन में गए, बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे और लास्ट में आंसर नहीं मिला, तो क्या होगा कि आप लोगों का समय भी बर्बाद हुआ और आंसर भी नहीं मिला। तो वैसी परेशानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन देख के ही आप लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन बनेगा या फिर नहीं बनेगा, और साथ ही साथ इसमें कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, इस वजह से समय भी सबसे कम लगता है, जिस वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समय जो बचता है वो समय आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या फिर बायोलॉजी में। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री को तीन तरह से बांटते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और सबके इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब हम लोग सिलेबस की बात करें तो क्लास 11 के सिलेबस को हम लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो कि एनसीईआरटी बुक परफेक्ट भी होता है केमिस्ट्री में, और एनसीईआरटी बुक के यूजेस को हम लोग ड्यूरिंग द सिलेबस आगे देखते भी चले जाएंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी के बुक को अगर देखें तो एनसीईआरटी का 2 बुक आता है क्लास 11 में। बुक 1 में आप लोगों को कुल मिलाकर 7 चैप्टर होता है, जैसे जिसमें कि सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 9th 10th का बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलिलियोस लॉ वगैरह वगैरह, लेकिन उन सारे लॉज को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दें तो उसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो मोल कॉन्सेप्ट होता है। और मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली यूनिवर्सल पार्ट है पूरे केमिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि अगर मोल कॉन्सेप्ट को आप लोग हायर और मैक्सिमम लेवल तक नहीं देख लेते हो तो आप लोगों को केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टीज होगा ही, हर एक चैप्टर में, चाहे वो चैप्टर क्लास 11 का हो या फिर क्लास 12 का। यूनिवर्सल वर्ड बोलने का मेरा मतलब ही यही था कि मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल दरअसल सिर्फ इस चैप्टर में नहीं होता है। मोल कॉन्सेप्ट के जो भी कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्मूलाज वगैरह या अलग अलग न्यूमेरिकल स्किल होते हैं, उन सारे स्किल की जरूरत बाकी सारे चैप्टर में भी होती है, ना कि सिर्फ क्लास 11 में, क्लास 12 में भी। इस वजह से मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे बहुत ज्यादा समय देके और अपने लेवल को मैक्सिमम लेवल तक इंप्रोवाइज करेंगे। लेकिन मैं यहां पर बोल दूं कि मैं आप लोगों के लेवल को मैच नहीं करूंगा, आपको मेरे लेवल को मैच करना होगा। कैसे? तो बहुत ज्यादा मेहनत करके, और प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। अब हम लोग देखें दूसरा चैप्टर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। बहुत ही आसान चैप्टर है, क्लास 9th में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन या बेसिक चीजों को देखा था। यहां पर उन्हीं चीजों को हायर लेवल तक हम लोग लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल, उसके नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों के बारे में भी हम लोगों ने क्लास 10th में देखा था। स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है? ऑल द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैटर को हम लोग 3 तरह से बांटते हैं फिजिकली, वो क्या क्या? गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो यहां पर क्लास 11th में हम लोगों को मेनली गैसियस स्टेट के बारे में जानना है, लिक्विड स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। लिक्विड स्टेट के बारे में बहुत ज्यादा जानना होता है फिजिक्स में क्लास 11th के सिलेबस में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट वन इज सॉलिड स्टेट। लेकिन सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोगों को क्लास 11th में नहीं जानना है। सॉलिड स्टेट नाम से एक अलग चैप्टर है जिसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि 2019 तक सॉलिड स्टेट जो है वो क्लास 12 के सिलेबस में था, पहला चैप्टर ऑफ क्लास 12, और 2020 में ये सिलेबस जो है वो इंक्लूड हो गया क्लास 12 में। यानी कि 2020 में इंक्लूड होने की वजह से 2021 में, यानी कि इस साल जो 12 के एग्जाम लोगों ने दिया, वहां पर
उन लोगों को सॉलिड स्टेट नहीं देखना पड़ा। सॉलिड स्टेट चूंकि इस साल कहां इंक्लूड हो गया है, क्लास 11th में, यानी कि हम लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट तो पढ़ना ही है, लिक्विड स्टेट तो पढ़ना ही है, सॉलिड स्टेट भी पढ़ना है। लेकिन फिर कहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, अब जो नया रिवाइज सिलेबस आ रहा है उस नए रिवाइज सिलेबस में फिर से सॉलिड स्टेट को क्लास 12 में डाल दिया गया है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉलिड स्टेट को यहीं पर क्लास 11th में हम लोग पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही आसान है और इसके क्वेश्चंस हम लोग आसानी से बना भी सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है इसे भी हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। एक केमिस्ट्री क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक लेवल है, यहाँ पर केमिस्ट्री से केमिकल इक्वेशन से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। लेकिन इसी का हायर लेवल या एडवांस लेवल आप लोग बोल सकते हो, वो फिजिक्स में भी हम लोगों को क्लास 11 में पढ़ना है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नाम के जो हिस्से होते हैं उसमें। अब जो नेक्स्ट हिस्सा है, जो अंतिम हिस्सा है बुक 1 का, दैट वन इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम लोगों को दो अलग अलग पार्ट पढ़ना होता है। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि केमिकल रिएक्शंस पर आधारित होता है, और एक आयनिक इक्विलिब्रियम जो कि उस तरह के केमिकल रिएक्शंस पर आधारित होता है जिसमें कि आयंस इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम लोग बुक 2 पर आए तो बुक 2 में बच्चों सबसे पहले हम लोगों को जानना है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन होता है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, उसके बारे में जानना है। हाइड्रोजन चैप्टर जो दूसरा चैप्टर है ये पर्टिकुलरली हाइड्रोजन के बारे में है। यहाँ पर हाइड्रोजन से रिलेटेड सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ हाइड्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एस ब्लॉक एलिमेंट, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम लोग एक्चुअली एस ब्लॉक बोलते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिक्टेटिव मैनर में पढ़ना है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पी ब्लॉक में भी वही बात होता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर 6 ग्रुप के मेंबर जो होते हैं वो पी ब्लॉक के होते हैं, जैसे ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो यहाँ पर ग्रुप 13 और 14 पढ़ना है, यानी कि क्लास 11 के सिलेबस में ग्रुप 13 और 14 पढ़ना है अमॉन्ग द पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 में भी है और वहां पर क्लास 12 में अपने को पढ़ना है ग्रुप 15, 16, 17 और 18। यहां पर भी कंफ्यूजन है ग्रुप 15 को लेकर। क्या कंफ्यूजन है बच्चों? वही जो सॉलिड स्टेट में जो कंफ्यूजन था। 2021 में जो बोर्ड एग्जाम दिया उन लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्रुप 15 नहीं था क्लास 12 के सिलेबस में, यानी कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ग्रुप 15 along with ग्रुप 13 and 14 in the syllabus of class 11। लेकिन अभी जो नया रिवाइज सिलेबस आया एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वहां पर बताया गया कि ये सॉलिड स्टेट और ये ग्रुप 15 दोबारा से क्लास 12 के सिलेबस में डाल दिया गया है, यानी कि अब हम लोगों को क्लास 11 में 13 और 14 ही पढ़ना है। लेकिन मैं क्या कोशिश करूंगा, अगर समय बचता है और चीजें सामान्य होती हैं तो हम लोग ग्रुप 15 जो है ग्रुप 13 और 14 के साथ साथ क्लास 11 में ही पढ़ लेंगे। ये जो चैप्टर 5 है बुक 2 का, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये नाम से एक चैप्टर है, लेकिन जब मैं ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक टूल है, यानी कि ये वाला चैप्टर अगर किसी बंदे को अच्छे से समझ में आ गया तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। और अगर ये कॉन्सेप्ट जरा भी नहीं आ रहा है समझ में तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, यानी कि ये टूल है बाकी सारे चैप्टर के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस आधार पर भिन्न भी है। कैसे? जैसे कि मान लें ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है, ये थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। हम लोग अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स इजीली हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये पीरियोडिक टेबल जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, ये पी ब्लॉक जो है ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन अगर हम लोग पी ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे तो अपने को पीरियोडिक टेबल समझ में आएगा, अपने को पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा हुआ होगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर का इंटर रिलेशनशिप नहीं होता है। अगर हम लोगों का एक चैप्टर छूट भी गया तो आगे समझ में आ जाता है समहाउ। लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी मामले में टफ हो जाता है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होता है। इंटर रिलेटेड कहने का मतलब अगर ये वाला चैप्टर आप लोग अच्छे से नहीं करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन भी आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। और एक बेनिफिट भी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि अगर आप लोग शुरुआत से लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते चले जाओ तो आगे की चीजें उतने ही ज्यादा आसान होते चले जाता है।
यानी कि पीछे का आप लोग पढ़े आगे आसान, पीछे का और पढ़े आगे का और आसान, ऐसा बात होता है क्या चीज में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस वजह से आप लोग कोशिश क्या करोगे कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स जाएं या फिर ऑफलाइन क्लासेस तब तक प्रोबेबली शुरू हो जाएं, तो वहां पर आप लोग अब्सेंट करने की कोशिश नहीं करोगे, अदरवाइज आप लोग बहुत ही बड़े परेशानी में पहुंच सकते हो। तो यहां जो हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएससी या ट्राइवियल नेम के बारे में, आइसोमेरिज्म जो होता है यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं, structural or stereo isomerism. However, structural isomerism is present in the syllabus of class 11, but the stereo isomerism is present in the class 12. However, I will teach both of them in the syllabus of क्लास 11। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, जीओसी। जीओसी क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है, एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट बेस्ड टर्म होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट चैप्टर जो होता है 6, वो एनसीईआरटी में एक चैप्टर के नाम से दिया गया है, और वो क्या, हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोकार्बन दरअसल 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, और वो 3 चैप्टर क्या क्या है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। यहां पर हम लोगों को इन तीनों चैप्टर को इंडिविजुअली पढ़ना है। और सबसे लास्ट जो होता है दैट वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि काफी आसान है, पॉल्यूशंस वगैरह के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना होता है, जो कि हम लोग इजिली पढ़ सकते हैं। अब बच्चों, अगर हम लोग इन सारे चैप्टर्स को बांटे, फिजिकल केमिस्ट्री है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हम लोग कुछ इस तरह से बांटते हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये मोल कॉन्सेप्ट जो है, ये फिजिकल केमिस्ट्री, और ये सुपर इंपॉर्टेंट हम लोग मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर का इस्तेमाल सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे केमिस्ट्री के लिए होता है। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। पीरियोडिक टेबल जो है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन कैसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक थ्योरेटिकल बेस्ड और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड हम लोगों ने बांटा था। तो पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर चीजों को आप लोगों को अच्छे से समझना हो। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन ये कैसा, कॉन्सेप्ट बेस्ड। यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम लोग बात करें तो ये फिजिकल केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट भी एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री का ही हिस्सा है। थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिकल केमिस्ट्री है। इक्विलिब्रियम जो है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री है। रिडॉक्स रिएक्शन जो है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री है। हाइड्रोकार्बन जो है, दैट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन कैसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज थ्योरेटिकल बेस्ड। ओके, ये जो एस ब्लॉक है, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि ये भी थ्योरेटिकल बेस्ड है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो ग्रुप 13, 14 है, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कैसा है बच्चों, ये भी थ्योरेटिकल बेस्ड है। ये बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, यहाँ पर ये पूरा तो नाम से ही पता चल रहा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, लाइक मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री का टूल है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि हर एक चैप्टर में लगता है, उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टूल है जो कि हर एक चैप्टर में लगेगा। और मोल कॉन्सेप्ट से तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी जान रहे हो तो उसके जो रिलेटेड चैप्टर है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग बना भी सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं जानो तो बाकी आपसे बनना ही नहीं है। तो अगर नेक्स्ट 6 की बात करें, हाइड्रोकार्बन, तो वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काउंट होगा। और ये 7 जो है, ये भी बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काउंट होगा। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर सिलेबस में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम लोग सॉलिड स्टेट को भी फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट के रूप में काउंट कर लें, तो कुल मिलाकर यहाँ 6 के बजाय 7 चैप्टर हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, जिसमें कि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही बड़ा हिस्सा काउंट करा जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा समय भी लगता है। और यहाँ पर जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग देखेंगे, ये मैक्सिमम लेवल तक देखेंगे, वो इस वजह से क्योंकि कॉपी के बाद आप लोगों को कुछ भी और काम करने की जरूरत ना पड़े, आईआईटी एडवांस के लेवल के एग्जाम की भी तैयारी करने के लिए। तो बाकी एग्जाम की तो बात ही नहीं करते हम लोग। अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 1, 2, 3 चैप्टर दिख रहा होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअली यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। मुख्य रूप से हमने को क्या क्या पढ़ना होता है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन। और इन तीनों में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये वाला हिस्सा यानी कि अल्कीन वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों बुक्स की, कि कौन कौन सा बुक अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो बुक की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग 10 जनों से बात करोगे तो 10 तरह का रिकमेंडेशन आएगा। तो आप लोग सोच कर देखो, क्या संभव है कि हर एक का रिकमेंडेशन आप लोग फॉलो कर सको? नहीं। तो वहां पर आप लोगों को अपने दिल और दिमाग पर कंट्रोल करना है
है और सोचना ये है कि हम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर बुक को लेकर चलना है। और बिलीव करो मेरे पर, हर एक बुक अपने आप में अच्छा और सक्षम होता है, क्योंकि कोई भी राइटर या पब्लिशर अपने बुक को खराब नहीं बनाना चाहेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, कोई एक ही बुक को फॉलो करना है और उस पर मैक्सिमम लेवल का कमांड हासिल करना है, और बाकी जितने भी बुक होते हैं वो सारे के सारे बुक के क्वेश्चंस आप लोगों से बनेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर क्लासेस के दौरान मैं आप लोगों को जो नोट्स और असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, वो नोट्स और असाइनमेंट मोर देन इनफ है आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, आईआईटी जेईई और मेडिकल के लिए। यहां पर बार बार आईआईटी जेईई और मेडिकल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड में क्लास 11 के सिलेबस से कुछ भी पूछा ही नहीं जाता है। बोर्ड एग्जाम जो होता है वो हमेशा क्लास 12 के सिलेबस के आधार पर होता है। तो क्लास 11 हम लोग पढ़ते क्यों हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आईआईटी जेईई और मेडिकल के लिए देखना होता है। तो वाजिब है जब हम लोग क्लास 11 के किसी भी सिलेबस को देखेंगे, किसी भी कंटेंट को देखेंगे, तो वो हमेशा मैक्सिमम लेवल तक देखेंगे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो फ्यूचर में। ओके स्टूडेंट, तो बुक के लिए अगर हम लोग यहाँ पर रिकमेंडेशन देखें तो एनसीईआरटी वाली बुक तो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। ये एनसीईआरटी वाली बुक के बगैर आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। साइड बुक की अगर हम लोग बात करें तो 4 बुक यहाँ पर रिकमेंड कर सकता हूं, प्रदीप, दिनेश, कॉम्प्रिहेंसिव और एबीसी। इन चारों में से कोई भी बुक अगर आप लोग लेते हो तो ये चारों की चारों बुक जो होता है अपने आप में इक्विवेलेंट होता है। तो इन चारों में कोई भी बुक आप लोग ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को एबीसी केमिस्ट्री लेना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि एज ए टीचर ये परेशानी होती है कि अगर आप लोग 10 बच्चे को पढ़ा रहे हो और 10 बच्चों अलग अलग बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्लासरूम में हर बच्चों को टैकल कर पाना मुश्किल होता है, होमवर्क देना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि सारे स्टूडेंट के पास एक ही बुक हो। ये भी हो सकता है कि सारे स्टूडेंट प्रदीप ही रखें, सारे स्टूडेंट दिनेश ही रखें, सारे स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिव ही रखें, सारे स्टूडेंट एबीसी ही रखें, तो कोई एक बुक तो चुनना ही होता है। इस वजह से मैं यहां पर एबीसी रख देता हूं। इस वजह से क्योंकि एबीसी वाली बुक बाकी स्टूडेंट को, क्योंकि एबीसी वाली बुक स्टूडेंट्स को अपने सीनियर नोट से भी मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इन चारों में से कोई भी एक बुक आप लोग रख सकते हो साइड बुक के रूप में। अब अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस की बात करें तो यहां पर आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेडी ली रखना चाहिए। वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को एनसीईआरटी वाली बुक और कॉपी पढ़ने के बाद अगर समय बच जाए और आप लोगों को अपना पर्सनल स्किल डेवलप करना है तो उसके लिए ये जेडी ली वाली बुक अच्छी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये बुक आप लोग नहीं भी रखते हो तो सिर्फ और सबसे पहले आप लोग वैल्यू दोगे एनसीईआरटी के थ्योरी को, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी कॉपी या नोट्स है आप लोगों के पास उसको लाइन बाय लाइन हद तक अगर आप लोग याद कर लेते हो तो ही उसके बाद आप बाकी चीजों के लिए सोच सकते हो। ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे बेटर तो मॉरिसन एंड बियॉर्ड ही होगा। और इस बुक के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाली बुक भी आप लोग तब रखोगे जब आप लोगों को क्लासरूम के नोट्स अच्छे से समझ में आ जाएं, क्लासरूम के द्वारा प्रोवाइड करेंगे जितने भी असाइनमेंट या स्टिकर्स या क्वेश्चंस बैंक वगैरह हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बना चुके हो तो ही उसके बाद आप लोग बुक पर जाना। और मेरे ख्याल से अगर ये बुक नहीं भी रखते हो तो क्लासरूम का नोट्स, क्लासरूम का कंटेंट और क्लासरूम का असाइनमेंट मोर देन इनफ है किसी भी लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर सबसे बेहतर आरसी मुखर्जी होगा या फिर पी बहादुर होगा। ये दोनों का दोनों बुक इक्विवेलेंट है, एक ही जैसा है। तो यहां पर भी वही बात आती है कि कोई एक बुक रखना पड़ता है क्योंकि क्लासरूम में हर बुक को टैकल कर पाना मुश्किल होता है। तो मैं यहां पर प्रीफर करता हूं आरसी मुखर्जी, तो आरसी मुखर्जी वाली बुक आप लोगों को रखनी चाहिए। अगर इंडियन राइटर में बेस्ट बुक की हम लोग बात करें तो इंडियन राइटर में बेस्ट बुक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी वाली हो जाएगी। ऑर्गेनिक के लिए आप लोग एमएस चौहान रख सकते हो लेकिन सेपरेट वाला, और इनऑर्गेनिक के लिए आप लोग भीके जायसवाल वाली बुक रख सकते हो। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि बुक परचेज करके अपने घर की शोभा बढ़ाने से बेहतर है
कि सबसे पहले आप लोग क्लासरूम के कंटेंट को मैक्सिमम लेवल तक समझो, और जो भी असाइनमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं आप लोग जानो कि वो सारे असाइनमेंट इन्हीं सारे बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट ही तो होंगे, लेकिन उन असाइनमेंट में एक बेनिफिट होता है, वो ग्रेजुअली लेवल बाय लेवल स्टूडेंट को प्रोवाइड करा जाता है, जिस वजह से स्टूडेंट के मेंटल स्किल का डेवलपमेंट भी इजी हो जाता है। इस वजह से आप लोग क्लासरूम और इसके असाइनमेंट को प्रेफर करोगे। हाउएवर अगर आप लोग बुक रख सकते हो तो रखो, और क्लासरूम के काम को करने के बाद कई सारे अच्छे स्टूडेंट इन सारे बुक को भी बना जाते हैं, तो उतना मेहनत करने की अगर आप लोगों में काबिलियत है तो प्लीज इन बुक को रखो और इन सारे बुक से ज्यादा प्रैक्टिस भी करो। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री के सिलेबस को कैसे हम लोग फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बांटते हैं, और हम लोगों को क्लास 11th में एक्चुअली क्या क्या पढ़ना होता है, और क्लास 11th के सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए आप लोग कौन कौन सा बुक अपने पास रख सकते हो। बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच इस वीडियो को शेयर भी करो और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट भी करो, क्योंकि उन लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। ओके स्टूडेंट।